अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस किया। बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट? बोज एक इंडियन साइंटिस्ट है। उन्होंने एक रिसर्च की थी कि स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन की थी। वो रिसर्च उन्होंने आइंस्टाइन को लेटर के तौर पर भेजी और आइंस्टाइन ने उस पर वर्क किया था, काफ़ी काम किया और उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया, बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सत्येंद्र बोस ने 1920 में उन्होंने मिलकर इसको प्रपोज कर लिया था कि एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर भी है जो कि एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, जो कहलाता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और इसको नाम दिया गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन इस पर काम नहीं किया जा सका। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सका? क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थी, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, लैब में मटेरियल्स नहीं थे जिस पर ये एक्सपेरिमेंट करते तो हमें रिजल्ट्स मिलते। तो ये यहीं तक काम रुक गया। इसके बाद काफ़ी अरसे के बाद इन 1995 में दो साइंटिस्ट एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वेमन, ये दोनों साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से इन्होंने पढ़ा और 1995 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन रुबीडियम एटम। इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करके हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड किए। एक और साइंटिस्ट जिनका नाम वॉल्फगैंग 95 के कुछ अरसे बाद ही इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया इन सोडियम एटम में और उसका बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया। इन तीनों साइंटिस्ट को 2001 में फिजिक्स की तरफ से नोबेल प्राइज़ मिला। अब बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या? जब गैस ऑफ बोसॉन्स को एट लो डेंसिटीज पर ठंडा किया जाता है तो बोसॉन्स अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और वो बिहेव करते हैं एक सिंगल सुपर एटम की तरह। अब ये बोसॉन्स क्या है? बोसॉन्स बेसिकली वो एटम्स होते हैं जिनके पास उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम सम करेंगे तो वो इवन आएगा। जो भी एटम जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम करने पर इवन टोटल सम इवन आएगा तो वो कहलाते हैं, वो एटम्स कहलाते हैं बोसॉन। एग्जाम्पल में हीलियम 4, न्यूट्रॉन्स 2, प्रोटॉन्स 2 एंड इलेक्ट्रॉन्स 2। तो हीलियम इज द बोसॉन एटम। तो जब गैस ऑफ बोसॉन्स को लो डेंसिटीज पर बहुत 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 ज़्यादा ठंडा किया जाता है, उनका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है, इतना कम कि -273 तक आप ले जाएं। बहुत ठंडे टेम्परेचर पर लो डेंसिटीज़ में बोसॉन्स अपनी आइडेंटिटी, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, वो खो देते हैं और बिहेव करते हैं जैसे वो एक बहुत बड़ा सिंगल ऑब्जेक्ट हो, बहुत बड़ा एटम हो। बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये सिर्फ बोसॉन्स पर एप्लीकेबल है और किसी भी एटम्स पर नहीं। ठीक है, सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसको हमने लो डेंसिटी में क्यों रखा? लो डेंसिटी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर ये लो डेंसिटी में नहीं होगा तो ठंडा करते वक्त ये लिक्विफाई हो जाएगा और लिक्विफिकेशन के लिए 3 बॉडी की कोलिजन चाहिए होती है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स होंगे और जब वो कोलाइड करेंगे आपस में, कोलिजन होगी, तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विफाई में चला जाएगा। हमें लिक्विफाई नहीं करना है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसकी डेंसिटी को लो रखा है। गैस के एटम्स में 2 बॉडीज़ हैं, जब वो कोलिजन करेंगी तो यहाँ पर लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से डेंसिटी कम रखी है। डेंसिटी कम रखने की वजह से बहुत कम चांसेस रहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विफाई हों। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कोलिजन भी बढ़ जाएगी। 3 मॉलिक्यूल्स अगर आपस में टकराएंगे तो लिक्विफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए डेंसिटी को कम रखा है ताकि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जब कम होगी तो जो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उनकी कोलिजन कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो इसी वजह से वो लिक्विफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रीज़न था कि हमने डेंसिटी क्यों रखी है। इसके बाद मोमेंटम का इफेक्ट क्या पड़ता है वेवलेंथ के साथ, तो इसके लिए हमें डी ब्रॉगली देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द बेसिक क्वांटम ऑफ मैकेनिक्स। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का ये कहना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का जो उसका अपना नेचर होता है उसके साथ साथ उसका एक वेव नेचर भी होता है। इलेक्ट्रॉन की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर है, जैसे वो मूव करता है और जब वो इतनी स्पीड के साथ मूव करता है तो उसके पास एक वेव नेचर है। और वेव नेचर को देखने के लिए हमने 2 आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं और ये मूव कर रही हैं। एक बॉडी मूव कर रही है फास्ट और एक बॉडी मूव कर रही है स्लो। ठीक है, पार्टिकल का मोमेंटम है p = mv। जो पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा है उस पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसका मोमेंटम इंक्रीज है। इंक्रीज इन मोमेंटम, डिक्रीज इन वेवलेंथ। इस तरह स्लो के लिए होगा कि इसका मोमेंटम कम है तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही था कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसका मोमेंटम बहुत कम है, इसलिए उसकी वेवलेंथ बड़ी है। तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
मोमेंटम के, ये फास्टली मूव कर रहा है, अगर इसकी मूवमेंट की बात की जाए तो जब इसकी मोमेंटम ज़्यादा है तो ये कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। जो इसकी वेवलेंथ बनेगी वो कम बनेगी। इसमें क्या होगा, जो इसकी वेवलेंथ है, इसका मोमेंटम कम है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो ये हो जाएगा इंक्रीज। तो इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन वेवलेंथ। दोबारा आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल्स को ठंडा करने की, कि हमने कम डेंसिटी पर मॉलिक्यूल्स को ठंडा करना है, जिसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे और एक सिंगल सुपर एटम जो है वो शो करेगा, बहुत बड़ा एटम शो करेगा। तो जो ठंडा किया जाता है, जितना ज़्यादा ठंडा किया जाएगा उतना ही पार्टिकल की स्पीड कम हो जाती है। डी ब्रॉगली में हमने अभी ये बताया कि जो मास है उसकी मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। मोमेंटम इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोमेंटम बढ़ गया तो वेवलेंथ कम हो गई, मोमेंटम कम हो जाएगा तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अब यही बात यहाँ बोसॉन्स के मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है। जब हमने गैस ऑफ बोसॉन्स को, ठीक है, बोसॉन्स के एटम्स को जब हमने कूल किया, बहुत ज़्यादा कूल किया लो डेंसिटी पे, तो क्या हुआ कि जो उनकी पार्टिकल की स्पीड थी वो स्लो हो गई। उसकी स्पीड ऑफ मोशन यानी कि जो पार्टिकल की मोशन थी वो कम हो गई। जब मोशन कम हुआ तो मोमेंटम भी कम हो गया, जिसकी वजह से उनका वेवलेंथ इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसलिए इसका वेवलेंथ बढ़ गया। तो होता क्या है कि बोसॉन्स के मॉलिक्यूल्स पहले तो जब होते हैं तो इंडिपेंडेंटली अपने अपने स्ट्रक्चर्स में होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ले लें आप कि ये बोसॉन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। जब इसको कूल किया तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लग गए। इंटरेक्ट करने के बाद ये एक बहुत बड़ा सा एटम बन गया। ये पहले अलग अलग थे, इंडिपेंडेंट थे, इंडिविजुअली एटम्स थे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे, अलग अलग बिहेव कर रहे थे, सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी थी। जब ये अलग अलग थे तो इनकी एनर्जी भी ज़्यादा थी। टेम्परेचर कम किया तो एनर्जी भी कम हो गई। बोसॉन्स की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे बोसॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं, यानी कि ये सारे बोसॉन्स इस तरह से हो गए। बोसॉन्स के जो एटम्स थे वो पहले अलग अलग थे, आइडेंटिफाई करना आसान था कि ये अलग अलग एटम्स हैं। जब इनको सुपर कूल किया गया, सुपर लो टेम्परेचर पर इनको जो है वो रखा गया, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी और वो बिहेव करने लगे कि वो आपस में क्लम्प हो गए, मर्ज हो गए, और मर्ज होने के बाद वो ऐसे नजर आने लगे। ये एक सिंगल सुपर एटम है, एक ही एटम है। अब ये सब इसके अंदर मर्ज है मगर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो क्लम्पिंग यहाँ पर हुई है ये कहलाती है बूज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो क्लम्पिंग होना, जो मर्ज हो गए ये एटम्स आपस में और एक ही शो कर रहे हैं, खुद को दिखा रहे हैं कि है एक ही है, तो ये कहलाता है, ये स्टेट कहलाती है बूज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इन सब की पहले वेवलेंथ अलग अलग थी। सारे जो पार्टिकल्स थे, इनकी सारे एटम्स थे, इनकी अलग अलग वेवलेंथ थी। अब जब इनकी एनर्जी भी कम हो गई है, टेम्परेचर कम किया, एनर्जी कम हो गई है, तो इनकी वेवलेंथ भी यहाँ पर एक हो गई। जब सब मर्ज हो गए तो इनकी एक ही वेवलेंथ ये शो करेगा, एक ही वेवलेंथ, एक ही सिंगल वेवलेंथ में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एक सिंगल मैटर की तरह बनती है, एक सिंगल मैटर की तरह हमें नजर आता है कि ये एक ही है। तो ये स्टेट कहलाती है बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत नया टॉपिक था, इससे पहले जो है वो ये टॉपिक आप लोगों के कोर्स में शामिल नहीं था, अभी ये कोर्स में शामिल किया है। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि ये टॉपिक मतलब अचानक ही जो है वो 9th क्लास में दे दिया। तो ये होती है बूज-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको डिस्कवर तो कर लिया गया था मगर एक्सप्लेनेशन देना बाकी थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। जब एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो रिजल्ट हमारे सामने नहीं थे। जब ये एक नई जो है वो स्टेट थी जिसको डिस्कवर किया था, जो कहलाती है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।